हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी का पेपर, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा। और मैं पूरा क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। अगर आपको क्लास 11th में अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर करना है तो इस पेपर को पूरा देखना, और गारंटी देता हूँ कि जो 60 नंबर का पेपर आता है इसमें 50 नंबर तो फिक्स करवा दूंगा इसी क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं अगले एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, सबसे पहले आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। वैसे तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। देखो, क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से समझेंगे ताकि पेपर में क्लियर तरीके से हम करके आए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं रीड करता हूँ आपको इंग्लिश में, अगर कोई दिक्कत आए तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है, डैश आर दोज एसेट्स विच हैव अ फिजिकल एक्सिस्टेंस। फिजिकल एक्सिस्टेंस का मतलब क्या है कि उन्हें देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। एंड विच कैन बी सीन और फेल्ट, मतलब देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। तो ऐसी कौन सी एसेट्स होती हैं जिनको आप देख और छू दोनों सकते हो? बताओ, कौन सी एसेट्स होती हैं ऐसी जिनको देख और छू सकते हैं? वो होती हैं हमारी टेंजिबल एसेट्स। कौन सी होती हैं? टेंजिबल एसेट्स। देखो, हमारे पास दो प्रकार की एसेट्स होती हैं। अब ये मत कर देना कि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स और करंट तो एक अलग कैटेगरी है, बट एक जो जिसको देख सकते हैं और जिसको देख नहीं सकते उनके लिए एक अलग कैटेगरी है। जिनको देखा जा सकता है उस वो है टेंजिबल, और जिनको देखा नहीं जा सकता उनको कहते हैं हम इनटेंजिबल एसेट्स। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, डैश रेफर टू दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड। देखो, बोल रहा है कि कौन सी लाइबिलिटीज जो कि पेड होती है नॉर्मली रिटर्न विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर हमारी कौन सी लाइबिलिटीज पे होती है? देखो, लाइबिलिटीज होती है दो प्रकार की। एक होती है जो एक साल के अंदर अंदर पे होती है, और एक होती है एक साल के बाद पे होने वाली। तो एक साल की जो अंदर पे होती है उसको कहते हैं हम करंट लाइबिलिटीज, और जो बाद में होती है उनको कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना? तो इसमें क्या चीज आ जाएगी? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज। बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है। अगर ये चीजें आपको पता होंगी तो गारंटेड आप 50+ स्कोर करोगे ही करोगे, गारंटेड। अगला देखिए, कंसेप्ट ऑफ डैश। कंसेप्ट के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि हम प्रिंसिपल्स करते थे ना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट करते थे, उनके बारे में पूछा है। बोला है, कंसेप्ट ऑफ डैश रिक्वायर दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू नेक्स्ट। हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उसमें से एक कंसेप्ट ये कहता था कि आप जो रूल एंड रेगुलेशन इस ईयर में लगा रहे हो कंपनी के अंदर, वही रूल एंड रेगुलेशन आपको नेक्स्ट ईयर में लगाना चाहिए ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। ऐसा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट था वो था हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अगर आपको ध्यान हो, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, क्या नाम था इसका? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है कंसिस्टेंट, एक जैसा। आप याद रख सकते हो कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट एक जैसा करने के लिए बोलता है, वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि नाम से ही इसके लिखा हुआ है कंसिस्टेंट, एक जैसा, ठीक है ना? तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या हो जाता है कि वो ये कहता है कि जो मेथड आप इस साल यूज कर रहे हो वही अगले साल यूज करोगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ऐसा कहता है, ठीक। अगला क्या कह रहा है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ। भाई, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन से डिफरेंस होती हैं? मतलब आपने कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन करी, जैसे कि आपने अपने घर के लिए कोई सामान खरीदा, और पैसा किसका लिया? बिजनेस का। तो उसको क्या कहते थे? हम ड्राइंग कहते थे, है ना? तो पैसा मालिक का है या पैसा बिजनेस का है, इस चीज को अलग करने वाला कौन सा कंसेप्ट है? इस चीज को अलग करने वाला कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यानी कि जिसको हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है आपसे कि बिजनेस अलग और मालिक अलग। ऑनर और बिजनेस दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शन बिजनेस की होती है, मालिक की नहीं होती। और मालिक की ट्रांजैक्शन मालिक की होगी, उसके घर की होगी, उसके बिजनेस की ट्रांजैक्शन को नहीं कहा जाएगा उसमें, ठीक है ना?
तो ध्यान रखना कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन अलग और बिजनेस ट्रांजेक्शन अलग होती है। बात समझ आ रही है? अगला देखते हैं। सैलरी पेड टू मोहन विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में अगर ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाती है तो सबसे पहले आप जनरल एंट्री करो। बच्चा यहाँ पर वैसे कंफ्यूज होता है, ये सैलरी वाली ट्रांजेक्शन ज्यादातर बच्चों को दी जाती है क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा क्या सोचता है कि मोहन को दी जा रही है तो वो मोहन अकाउंट को डेबिट कर देता है। तो भाई ऐसा नहीं है, मोहन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करना, ठीक है ना। बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है ना, क्योंकि नॉर्मली हम क्या समझते हैं, हम ये सिखाते हैं, टीचर्स ये सिखाते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर नाम आ जाता है तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। बच्चे के दिमाग में वही रहता है कि व्यक्ति का नाम आ गया तो नाम लिखना है। तो वैसे तो नॉर्मल एंट्री होती है सैलरी की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पता बच्चा क्या कर देता है, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा ये सोचता है कि भाई या तो सैलरी को डेबिट कर दिया और मोहन को क्रेडिट कर देता है, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ गलत करता है, गारंटेड है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, सैलरी वाला कंसेप्ट अगर आता है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वहां पर सैलरी की एंट्री वही होगी जो होती है। अगर आप उसे मोहन को दे रहे हो, रोहन को दे रहे हो, राम को दे रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता कि वो किसके पास सैलरी जा रही है। बस समझ रही है, बस इतना मैटर करता है कि बिजनेस का खर्चा है और बिजनेस का खर्चा हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैलरी पेड टू मोहन विल बी डेबिटेड। किसको डेबिट करोगे, सैलरी को। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सैलरी, कि सैलरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम डैश खाते का नियम है। तो भाई ये कौन से खाते का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। देखिए इनकम और लॉसेस यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ये होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही हमारे पास क्या आती है, इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंदर नाम आते हैं और जो रियल अकाउंट होता है उनके अंदर एसेट्स आती हैं, ठीक है ना। तो खर्चे किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। सेवंथ कह रहा है व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर आपने कैश विड्रॉ करा, निकाला, है ना, निकाला है, विड्रॉ करा है फ्रॉम बैंक, द एंट्री इन द कैश बुक इज कॉल्ड डैश एंट्री। अगर कोई व्यक्ति बैंक में से पैसे निकालता है और उसकी एंट्री आप कैश बुक में कर रहे हो, ध्यान रखना कैश बुक में कर रहे हो, तो ऐसी एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि यहाँ पर बैंक कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है, दोनों चीजें जब इफेक्ट करती हैं तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसका नाम हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। बस समझ में आ रही है। जो ट्रांजेक्शन अगर जैसे कि यहाँ पर विड्रॉ करा है ना, विड्रॉ की जगह डिपॉजिट आ जाए तो डिपॉजिट में भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री ही कहते हैं उसे, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक। अगर एक फर्म कैश बुक को मेंटेन करती है, कैश बुक में क्या होता है, पैसे का लेना पैसे का देना जो भी होता है वो इस पे रिकॉर्ड किया जाता है। इट नीड नॉट मेंटेन, तो उसे क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी कैश बुक को मेंटेन कर रही है तो उसको कौन सी चीज, कौन सा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई उसे कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैश अकाउंट की क्या नीड होगी फिर बताओ। जब आप कैश बुक बना रहे हो यानी कि पैसे का लेन देन आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो देन आपको फिर से कैश अकाउंट बनाने की क्या नीड है, क्योंकि कैश बुक में भी तो क्या बनाते हैं हम, कैश अकाउंट ही बनाते हैं। तो कैश बुक अगर कोई बना रहा है तो कैश अकाउंट बनाने की उसको नीड नहीं है। इसका आंसर ये है कैश बुक, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है 3 days एडिड। अच्छा ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बीआर से रिलेटेड है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये टॉपिक आपका इस बार डिलीटेड है। ये पुराना पेपर है इसलिए आपके पेपर में आ चुका है, अदरवाइज आपको इसको स्किप करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ड्यू डेट, ये भी भाई बिल ऑफ एक्सचेंज का आ गया तो इसको भी स्किप करो, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें नहीं आएंगी आपकी, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज।
सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होती है? सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होती है? नॉर्मली जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसको कहते हैं डुअल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना, डुअल इफेक्ट सिस्टम कहते हैं, डुअल साइडेड अकाउंटिंग कहते हैं। बट ये क्या कह रहा है? सिंगल एंट्री, जिसमें हम निकालते थे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जब हम करते थे तो सिंगल एंट्री करते थे, अगर कोई एक गलती हो जाती थी तो उसको बस सही करने के लिए हम एंट्री कर देते थे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है बुक कीपिंग के अंदर? इनएक्यूरेट होता है। इनएक्यूरेट मतलब उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो गलत होती है, बिल्कुल इनसिस्टमेटिक होता है, उसका कोई सिस्टम नहीं होता कि कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना, कुछ मेन चीज होती है वो नहीं पता होता हमें। अनसाइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक का मतलब होता है जिसमें अकाउंट्स के रूल लगते हों, और सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई अकाउंट के रूल नहीं लगते। तो आप बताइए कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम ना ही एक्यूरेट है, ठीक है, ना ही अनसाइंटिफिक है, और ना ही अनसिस्टमेटिक है, वो तीनों के तीनों ही है कि नहीं? तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम उसको बनाने बैठते हैं ना तो वो एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होता, इनएक्यूरेट कहेंगे उसे। सिस्टमेटिक कुछ नहीं होता तो उसे अनसिस्टमेटिक कहेंगे, और उसमें कोई रूल नहीं लगते इसलिए उसे कहेंगे अनसाइंटिफिक। तो इसलिए ये जो आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑल डी। बस समझ में आ रही है? अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इनकम टैक्स इन द केस ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब क्या था? सोल का मतलब होता है एक, ट्रेडर का मतलब है व्यापारी। जिस जिस कंपनी का एक व्यापारी होता है उसको कहते हैं हम सोल ट्रेडर, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, ठीक है ना। 11वीं क्लास में जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोल ट्रेडर अगर होता है और वो इनकम टैक्स को फाइल करता है, तो वो जो खर्चा है वो ट्रीट कैसा किया जाता है? क्या उसे पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है, डेटर के एक्सपेंस माने जाते हैं, नन ऑफ दीज माना जाता है? तो आपको अगर याद हो तो उसको माना जाता है पर्सनल एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स तो उसी व्यक्ति का भरा जाएगा ना जो व्यक्ति मालिक है, ठीक है। तो मालिक का जो खर्चा होगा वो बिजनेस का खर्चा तो नहीं हो सकता, उसे हम मानते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस, कि भाई वो आपका ही खर्चा है, पर्सनल है। बात समझ आ रही है? इस इनकम टैक्स के साथ साथ आप LIC को भी देख सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर LIC आ जाए कि भाई LIC हम पे कर रहे हैं मालिक की, तो वो किसका खर्चा है, कंपनी का है या पर्सनल है? तो आपको ध्यान रखना है वो पर्सनल खर्चा होता है। LIC और इनकम टैक्स दो खर्चे आपके पर्सनल होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ध्यान रखना कि LIC का भी कंसेप्ट इसमें आ सकता है, ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेंट एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब करेंट एसेट्स पता नहीं, करेंट एसेट्स क्या होती है? जो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए चलती है ना, शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाती है। कैश तो है ही, डेटर्स भी होते हैं और स्टॉक भी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका ऑप्शन ऑल है डी, ठीक है ना। सारी की सारी एसेट्स क्या है आपकी? करंट एसेट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर। फाइनल अकाउंट्स कब प्रिपेयर किए जाते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का तो हम कंसेप्ट लेके ही नहीं चलते। एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर आपके लिए कुछ नहीं होता, ये इनकम टैक्स वालों के लिए होता है। और ऑन दिवाली। दिवाली पे कैसे कर सकते हैं भाई? दिवाली तो कोई हमारा कंसेप्ट है ही नहीं। फिर अगला है डी, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का कंसेप्ट हमारा सही है कि हम हर साल के अंत में, साल के मतलब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उस ईयर के अंत में, जो हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है, उस ईयर के अंत में क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। बात समझ आ रही है? तो ध्यान रखना इस चीज़ को। कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश कर रहा है, देखो दिवाली दे दी, बच्चा खुश होकर कर देगा कि भाई चलो दिवाली पे तो करते होंगी, है ना, दिवाली पे साफ सफाई तो करते ही है, अकाउंटिंग भी साफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन कह रहा है अगला, सेल ऑफ ऑफिस टाइपराइटर। ऑफिस का टाइपराइटर हम सेल कर रहे हैं, शुड बी क्रेडिटेड टू। उसे कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा? तो सबसे पहले जनरल एंट्री करूँ। जनरल एंट्री क्या होगी? अगर आप सेल कर रहे हो ऑफिस टाइपराइटर तो ये आपके लिए एसेट्स है, गुड्स नहीं है, ठीक है ना। सेल वर्ड यूज नहीं करना। सेल करने से आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर। टाइपराइटर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट्स जब भी कम होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। एक एसेट्स बढ़ रही है, कैश आपके पास आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, तो कैश को कर दिया डेबिट। एक एसेट्स घट रही है, टाइपराइटर आपके पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट कर दिया। बस समझ रही है? और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सी चीजें क्रेडिट की जाएंगी? तो भाई टाइपराइटर क्रेडिट किया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका डी, टाइपराइटर अकाउंट, ठीक है ना। तो टाइपराइटर अकाउंट को आप क्या करोगे?
क्रेडिट करोगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बिल पेबल और बिल ऑफ एक्सचेंज का है, तो इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करें, डिलीटेड है ये आपका। 17 आपका बैंक रिकंसिलिएशन से है। क्वेश्चन कह रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। देखो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते थे और ज़्यादातर हम क्या करते थे कि बैंक को कैश से मतलब कैश बुक से मैच करने की कोशिश करते थे, ठीक ना। तो कौन करता था ये चीज़ें। अब ये बताओ कि किसको ज़रूरत है, बैंक वालों को ज़रूरत है इस चीज़ की या कंपनी को ज़रूरत है। कि कंपनी को पता होना चाहिए कि पैसे आए कब हैं और गए कब हैं। तो भाई बैंक को क्या मतलब है ना, कंपनी वालों को मतलब होना चाहिए कि किसके पैसे कितने आए हैं और किसके पैसे कितने कब गए हैं। तो इसको कौन बनाता होगा, इसको बनाती होगी कंपनी। क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है। तो बैंक बनाती है, नहीं बनाती। क्रेडिटर को क्या मतलब है भाई, ऑडिटर यानी कि जो सीए होता है, जो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है, वो बनाता है, बिल्कुल नहीं, उसको क्या मतलब है। अब कस्टमर ऑफ बैंक, आपका ये आंसर सही है क्योंकि बैंक का कस्टमर कौन होता है, बैंक का कस्टमर मालिक यानी कि कंपनी होती है, ठीक है ना। तो कंपनी आपके क्या बनाती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। बस समझ आ रही है। तो ध्यान रखना, कंपनी भी लिखा आ जा सकता है और कस्टमर और बैंक भी लिखा आ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी आए, ध्यान रखना है आपको। अगला कह रहा है विच इज नॉट सब्सिडरी बुक्स, इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक्स नहीं। सब्सिडरी बुक्स कितनी होती थी, 8 प्रकार की। कौन कौन सी होती थी भाई, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बीआर बीपी, जनरल प्रॉपर और कैश बुक। ये सारी के सारी आपकी क्या होती थी, सब्सिडरी बुक्स होती थी, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक्स नहीं है। तो भाई परचेज रिटर्न बुक्स है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, लेजर नहीं है। क्यों, क्योंकि लेजर तो एक अकाउंट्स होते हैं, है ना। लेजर क्या होता है, एक अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है, ये कोई बुक नहीं होती है। बस समझ आ रही है। तो ध्यान रखना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को करके जाओगे तो गारंटेड 60 में से 60 भी ला सकते हो। 50 तो मैं मिनिमम कह के चल रहा हूँ आपसे, मैक्सिमम की तो आपके ऊपर है कि 50 मिनिमम मेरी तरफ से है। आप अगर मेहनत कर लोगे तो 60 भी ले आओगे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू, नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट अभी अभी बताया था भाई, अभी बताया था एमसीक्यू में पिछले, है ना, कि नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन जो होता है वो एक्सपेंस और इनकम से होता है। तो देखो ऑप्शन क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं, एक्सपेंस लॉसेज इनकम बिल्कुल सही, नन ऑफ दिस तो ऑप्शन ही नहीं होगा, और डेटर और क्रेडिटर नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, नॉमिनल एक्सपेंसेस यानी नॉमिनल अकाउंट कहाँ पर आ रहा है, एक्सपेंस लॉसेज और इनकम में आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट मतलब जिसके दो पहलू होते हैं, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इस हमने बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट में हम जानते हैं कि हमारी जो एसेट्स होती हैं, हमारी जो एसेट्स होती हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ के बराबर होती हैं, और लाइबिलिटीज़ में कैपिटल भी होती है। बात समझ आ रही है। तो हम ये जानते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होती है। अब देखो फॉर्मूला कौन सा है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ माइनस कैपिटल, गलत। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज़, ये भी गलत। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, बिल्कुल सही। और एसेट्स कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो गलत। बस समझ रही है। तो आपका आंसर क्या है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बस समझ आ रही है। तो आज की क्लास में हम ये 20 क्वेश्चन ही करवाएंगे, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो को बना देंगे और आप अगली वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना जो आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले पेपर के साथ, अगले पेपर के नहीं, इस पेपर की अगली वीडियो के साथ।